नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। ये अब तय हो चुका है कि आदमपुर में सियासत की जंग एक बार फिर से होगी। एक बार फिर से योद्धा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन उससे पहले कुलदीप बिश्नोई को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी। उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग चुका है। वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ इस तरह के अंदाज रहे। आजकल कुलदीप बिश्नोई काफी दिन से कुछ शेरो शायरी कर रहे थे अपने ट्विटर पर और बहुत सी बातें कर रहे थे। लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि कुछ इस रंग से गुजरी है जिंदगी, दिलों पर राज किया और मोहब्बत से महरूम रहे। हम वफा करके भी हो गए मुजरिम, वो दगा दे के भी मासूम रहे। कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई दोनों इसी तरह की बात एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज हम बहुत सारे सवालों के साथ एक चर्चा करेंगे, एक बहस करेंगे और कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे इस खास पेशकश में। और आपने अगर दम है तो आदमपुर में चुनाव लड़ के दिखा दो। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया और साथ ही बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होने की बात कही। लेकिन एक और बात थी जो मान सम्मान से जुड़ी हुई थी, जिसका बार बार जिक्र किया जाता रहा कि कांग्रेस में उनकी बेकदरी हुई, कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं की, कांग्रेस ने उनको दरकिनार किया। और कुछ इसी अंदाज में बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बोली कि हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी सिर्फ यही आरजू है कि हमारा मान सम्मान हो। हमारे मान सम्मान में चाहे कमी हो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का जरूर मान सम्मान हो। रेणुका बिश्नोई ने, कुलदीप बिश्नोई ने इन्हीं बातों का जिक्र किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो बीजेपी में शामिल हुए। सब खुश थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस दौरान मौजूद थे। और इसके बाद ये तमाम तस्वीरें सामने आई। फिर इसके बाद सबने बारी बारी से अपने वक्तव्य दिए, संबोधन दिया, सबने मीडिया से रूबरू होकर बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन बातों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन रेणुका बिश्नोई का एक बयान, जो खबरें अभी तक से खास तौर पर बातचीत में उन्होंने बातचीत की थी और उसमें उन्होंने मान सम्मान से जुड़ी बात कही, कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, वो एक बार आप सुनिए। काफ़ी नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के कामों से प्रभावित होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैंने जेपी नड्डा जी से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि पूरा मान सम्मान, चाहे मैं कम मिले, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हमारी कोई शर्त नहीं है। बात मान सम्मान से, दरकिनार करने से, बेकदरी से, नाकदरी से शुरू हुई थी। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ने की वजह यह भी मानी जा रही है, बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि उनकी पहचान कांग्रेस ने नहीं की, उनकी तरफ से यह कहा गया। और अब कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, उन पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वो सवाल कौन से हैं, एक बार उन सवालों पर एक नजर डालते हैं कि किन सवालों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने नहीं की कुलदीप बिश्नोई की कद्र, जो अभी रेणुका बिश्नोई का इशारा था, या फिर ईडी के डर से बीजेपी में गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, जो कांग्रेस बार बार कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। क्या बीजेपी की नीतियों से वाकई में प्रभावित हुए कुलदीप बिश्नोई? ये एक सवाल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ एक और सवाल, क्या बीजेपी में मिलेगा कुलदीप बिश्नोई को सम्मान? यह भी एक अहम सवाल है, जिस सम्मान का जिक्र बार बार वो कर रहे थे। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या पुत्र मोह में कुलदीप बिश्नोई ने एक कदम उठाया है? और इसके साथ ही एक सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप बिश्नोई की चुनौती को स्वीकार करेंगे, जो वो कह रहे हैं कि मेरे सामने, मेरे बेटे के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ चल पाएंगे हिसार बीजेपी के नेता, वो नेता जो बीजेपी को हिसार में मजबूत करने की बात करते रहे? क्या आदमपुर में खिलेगा कमल, जो कभी नहीं खिला? क्या अब आदमपुर में कमल खिलेगा? ये भी एक सवाल है और इस पर आपकी राय क्या है वो भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जो नेता हैं उनका क्या कुछ कहना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अहम खबर आ रही है, एक अहम खबर आ रही है पूर्व मंत्री संपत सिंह की। वो कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल से मिले, इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उस अहम खबर पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने, जो एक सवाल है कि क्या पुत्र मोह में बिश्नोई ने एक कदम उठाया है, कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई को लेकर क्या कुछ कहा, वो एक बार आप सुनिए।
के लोगों के पास जब मैं गया कि मुझे इस्तीफा देना है तो आगे क्या करें, तो एक मत हो के सबने कहा भाई बाई इलेक्शन आप तो करो केंद्र की राजनीति, हमें तो हमारा भव्य दे दो। तो आदमपुर हल्के की लोगों की इच्छा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और मैं अपनी इच्छा लोगों की बता चुका हूँ आला कमान को, लेकिन अब जो वो फैसला करेंगे उसका मैं सम्मान करूँगा। इसके साथ ही एक बड़ी बात, आप दो लोगों की तस्वीर देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई चुनौती दे रहे हैं कि मेरे सामने चुनाव लड़कर, मेरे बेटे के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं, मेरे बेटे को अगर हरा दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुलदीप बिश्नोई की चुनौती वाला बयान सुनते हैं। सबसे बड़ा कारण मेरा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं जरूर प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था भाई कुलदीप डरता है, रिजाइन करके दिखाए, तो मैंने उनका चैलेंज जीत के दिखाया। मैं रिजाइन भी किया कल, और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं। वो कहते हैं मैंने हरियाणा में अपने 10 साल में विकास किया था, तो अगर दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर वो हार गए तो वो जरूर हरियाणा का पेंडा छोड़ दें। और इसके साथ ही जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुराने रिश्तों का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो उनको तो उन्होंने चुनौती दी, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुराने रिश्तों का जिक्र किया और यह भी कहा कि अब मिलकर काम करेंगे। पहले भी हमारा एक रिश्ता था लेकिन वो किसी वजह से परवान नहीं चढ़ पाया, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने? कुलदीप बिश्नोई जी का यह परिवार एक राजनीतिक परिवार, पुराना परिवार है। इनके पिताजी चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका, हरियाणा के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई थी हज का नाम से, चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुलकर के कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। और इसी बीच एक अहम खबर, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिले पूर्व मंत्री संपत सिंह। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे मुलाकात हुई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। संपत सिंह की कांग्रेस में वापसी पर चर्चा हो रही है। संपत सिंह के बेटे गौरव संपत भी इस दौरान मौजूद रहे। और खबर यह भी है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। वो तस्वीर भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। आदमपुर चुनाव, उपचुनाव और उसको लेकर सरगर्मियां जाहिर सी बात है कि तेज हो चुकी हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह और उनके बेटे केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। क्या यह माना जाए कि आदमपुर से टिकट की जद्दोजहद में अब शुरुआत हो चुकी है? संपत सिंह की तरफ से कांग्रेस में आएंगे? देखिए नासिर, हरियाणा की राजनीति की आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने आज बीजेपी ज्वाइन की, वो पहली बड़ी खबर थी। और दूसरी बड़ी खबर है संपत सिंह ने केसी वेणुगोपाल से मिले। आज ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के हो गए, तो बीजेपी के फिलहाल संपत सिंह है, क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें बीजेपी में है फिलहाल संपत सिंह। और संपत सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान संपत सिंह के बेटे भी मौजूद रहे। और संपत सिंह की बात करें नासिर, संपत सिंह एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। इनेलो से उन्होंने लोकदल से ताऊ देवीलाल की कहीं ना कहीं उंगली पड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ा उनका कद रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं वो राजनीति में लगातार हार का सामना कर रहे थे। और
पिछले काफी समय से वो बीजेपी में चले गए थे। हालांकि बीजेपी में भी वो एक्टिव नहीं रहे, बीजेपी में उनको प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस पद को लेने से मना कर दिया था। यानी बीजेपी में वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और आज जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की तो दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से संपत सिंह यहाँ पर गए, और जो हमें जानकारी मिली है जल्दी ही संपत सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर है नासिर, सबसे पहले खबरें से ब्रेक कर रहा है, जल्दी ही संपत सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आदमपुर उपचुनाव होगा, आदमपुर उपचुनाव में संपत सिंह का दावा सबसे मजबूत बनेगा कांग्रेस टिकट के लिए। दूसरा एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस मुलाकात के दौरान संपत सिंह के बेटे गौरव संपत भी मौजूद रहे। अगर ऐसे में कोई भविष्य में संभावना बनती है, क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई खुद चाहते कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर संपत सिंह भी अपने बेटे गौरव संपत को एक कैंडिडेट के लिए दावा ठोक सकते हैं। हालांकि भविष्य की बातें हैं, लेकिन संभावना यही दिख रही है, क्योंकि संपत सिंह ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और उस लिहाज से आने वाले दिनों में संपत सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। संपत सिंह के साथ उनके बेटे बिल्कुल गौरव संपत भी कांग्रेस ज्वाइन कर वही कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए, बीजेपी के नेता कांग्रेस में, एक दिलचस्प तरह की बात राजनीति में। अनिल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बयान ओम प्रकाश धनखड़ का सुनाकर हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने यह कहा कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनी थी कुलदीप बिश्नोई ने, और आने वाले दिनों में कुछ और भी लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। जी, में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है, जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। पर से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहां की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। तो कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनके बेटे को चुनाव किसी ने हरा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरा दिया, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मान सम्मान की बात है, पुत्र मोह की बात है, बहुत सारे सवाल हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शास्त्री जी खबर अभी तक पर। जेजेपी से दीप कमल सारन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी से अमित गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ने थे, लेकिन अभी वो नहीं जुड़े हैं कांग्रेस के। सत्यव्रत शास्त्री जी, कुलदीप बिश्नोई, उनका बीजेपी में आना बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है हरियाणा के एतबार से, या उनके खुद के लिए? देखिए, कोई भी किसी प्रकार का निर्णय होता तो एक तरफा नहीं होता। दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए पूरक जब बनते हैं, यही वो सब चीजें आगे बढ़ती हैं। यदि हम ये कहें कि कुलदीप बिश्नोई को ज्यादा फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा, फायदा दोनों को होगा। उनको एक पार्टी चाहिए थी, हमें एक नेता मिल रहे थे, कार्यकर्ता मिल रहे थे। इसलिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि किसको किसका बेनिफिट होगा। और बेनिफिट और नुकसान के लिए कम से कम बीजेपी को कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो करते भी नहीं है। और वहां बड़ी स्पष्ट बात है कि किसी से कोई पहले एग्रीमेंट करके बात नहीं की जाती, पहले तय नहीं होता कि क्या होगा कैसा होगा। यहाँ तीन बातें पहले बड़ी स्पष्ट होती हैं कि भारतीय जनता नेशनल पार्टी इज सेकंड, माई सेल्फ इज द लास्ट। ये सिद्धांत जो नेता मानकर चलेंगे भाजपा के अंदर, वो लंबा चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बेहतरीन काम अपने लिए और अपने देश और राज्य के लिए कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का, दूसरे नेताओं का यह भी कहना है सत्यव्रत शास्त्री जी की ईडी के डर की वजह से कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में जाना पड़ा, जो आजकल ईडी का एक डर है, माहौल है। ये ईडी का डर कांग्रेस में रहते हुए लोगों को क्यों लगता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर कांग्रेस के लोग देंगे कि कांग्रेस के लोगों को ईडी से डर क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ
और इसका उत्तर वो ना दे तो मैं दे देता हूं कुरैशी जी, कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के एक परिवार को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित करने के लिए वहां सब भ्रष्टाचार का आलम जो छेड़ा गया, उसको सुरक्षित करने के लिए सबके हाथ काले किए गए, मुंह काले किए गए, क्योंकि उस एक परिवार की वफादारी करनी थी। इसलिए यदि वहां कोई गड़बड़ हुई तो वो केंद्रीय लेकिन क्या सत्यव्रत शास्त्री जी ये सही बात है कि अगर कोई बीजेपी में शामिल हो जाए कोई नेता तो उसको ईडी का डर नहीं रहता? फिर सुनिए कुरैशी जी, सुनिए धीरे से, जी, कि जब उस एक परिवार को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए बाकी सब लोगों के हाथ और मुंह काले करने पड़े, तो आज धीरे धीरे करके वो लोग अपने इस बात को महसूस करेंगे कि जो कुछ उनके कारण से हुआ था तो उनका खाता खुल रहा है, वो उनके खाते में जाएगा, और जो इनके खाते में वो इनके खाते में आएगा। ईडी की ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप बिल्कुल नहीं देती कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ईडी की संभावित कार्रवाई या चल रही कार्रवाई को वापस लिया जा सकता है या होगा। ठीक है। और इसी बीच बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे एक कुछ ग्राफिक्स हैं, उस आदमपुर को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि जिस आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई इतने दमदारी के साथ ये कह रहे हैं कि आदमपुर से कोई उनको हरा नहीं सकता, तो वो है भी, वो इस तरह का माहौल भी रहा है कि 1968 से जितने भी चुनाव हुए अब तक 2019 तक, उसमें सिर्फ बिश्नोई परिवार का ही दबदबा आदमपुर में रहा है। सिर्फ एक बार की अगर बात की जाए 1967 में जो चुनाव हुआ था, तो इस आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे चुनाव हरा कर दिखा दें तो राजनीति छोड़ दूंगा। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, एक बहुत पुराना साथी आपका, एक मजबूत साथी आपका, वो साथी जिनके बेटे भव्य बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी भजन लाल के श्रम का फल खाया था, और कुलदीप बिश्नोई ये चुनौती दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़कर दिखा दें, मेरे बेटे को हराकर दिखा दें तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहेंगे? कांग्रेस के हमारे जो साथी थे वो भजन लाल जी तो थे, और उनका कद भी बहुत बड़ा था, और उनका जहां आदमपुर की आप बात कर रहे हैं उनका वहां पे पकड़ भी बहुत मजबूत थी। लेकिन जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी हैं, इनकी क्या पकड़ थी, इनका क्या सिस्टम रहा? इनका तो ये सिस्टम रहा, और इन्होंने जितनी भी उनका जो भजन लाल जी का जो सिस्टम था उसी को ही अचीव करने की बात करी थी, और पूरा जो हरियाणा था उसको सिमटते सिमटते धीरे धीरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, लास्ट टाइम जब 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो बड़ी मुश्किल से जीते, और उसमें भी इनको ये लग गया था कि मैं शायद हार रहा हूं। अब स्थिति ये यहां तक पहुंच गई थी, और अब उनको ये लग गया कि कहां तो मैंने हजगा बनाई और 6 एमएलए जीते, उसके बाद 2 जीते, उसके बाद कल्ले 1 सिंगल जीते, और जितनी टिकट इन्होंने बांटी, क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन जो कांग्रेस की थी उसके बीच में जितनी हिसार इलाके की टिकट बांटी थी वो सारे के सभी की जमानत जब्त हुई थी, और इनकी जो सीट है वो बड़ी मुश्किल से 4-5 हजार वोट से जो है बची थी, अदरवाइज तो ये भी हार गए थे। और मैं आपको ये फिर बताना चाहता हूं, ऐसा असल में क्या हुआ, एक दूसरे को छुरा घोंपते हुए चलते रहे। हजका बनाई इन्होंने, तो इन्होंने हजका बीजेपी के साथ समझौता किया, जब बीजेपी के साथ समझौता किया और बाद में वहां से बाहर निकले तो उसके बाद इन्होंने एकदम सीधे वर्ड में यह कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर किसी को भी नहीं जाना चाहिए, और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया भाजपा ने, और मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। ये वर्ड आपको मैं भेज दूंगा। लेकिन घुटन महसूस कर रहे थे कांग्रेस में, अपने ही पार्टी की बेकदरी, अपने ही पार्टी को नाराज किया गया, लगातार दरकिनार किया गया, और ओम प्रकाश धनखड़ तो ये कह रहे थे कि अभी और भी लोग हैं जो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले हैं कांग्रेस में। देखिए, उनको सीडब्ल्यूसी कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी का मेंबर के लिए कितनी दूर तक लोग प्रयास करते हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर तक थे वो, और पूरा का पूरा सिस्टम उनके पास था। जब तक हम ओपोजिशन में बैठे हैं तो हम ओपोजिशन के रोल में एक बड़े कद के साथ उनको साथ लेके चल रहे थे, लेकिन उनको सीडब्ल्यूसी मेंबर से भी कोई मतलब नहीं रहा, आदमपुर की जनता से भी कोई मतलब नहीं रहा। क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रत्याशी है जो कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे को आदमपुर में हरा सके? उनकी जो चुनौती है, उनके भाई जो हैं वो कांग्रेस में है, क्या उनको लड़वाएंगे आप चंद्रमोहन बिश्नोई को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा,
आपने मेरे से जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया आपको। ये हमारी हाईकमान तय करती है किसको कहां पे कब लड़ाना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप कह रहे हो वहां कद का आदमी है, तो इनके जो बड़े भाई हैं वो इनसे बड़े कद के हैं, क्योंकि ये छोटे भाई हैं। इन्होंने हजका बनाई थी, उनका रोल नहीं था। इन्होंने इनकी पीठ में बीजेपी ने छुरा लेकिन भोंका इनके था, बड़े भाई तो खुद उनका चुनाव रोल हार नहीं गए था। थे, ये तो फिर भी जीत गए थे चुनाव पिछले चुनाव में। देखिए वो डिप्टी सीएम रहे, उनका कद इनसे ज्यादा बड़ा है, उन्होंने काम भी किए हैं, चलिए इन्होंने ठीक तो है कोई सर, काम ही नहीं किया। ठीक है सर, मैं इन्होंने आऊंगा तो आपके सिर्फ पास। एक कुछ दूसरे और को भी छुरा और भी भोंका और बातें तो कुछ किया ही नहीं। दीप कमल सारंग जी, किस तरह से देखते हैं हिसार की राजनीति में बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का आना? आदमपुर की राजनीति, हिसार से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। आने वाला भविष्य राजनीति का हरियाणा में और हिसार का और आदमपुर में किस तरह से देखते हैं? देखिए नासिर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिसार की राजनीति में कुछ उथल पुथल तो मची है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि पिछले दो जो चुनाव हुए हैं 2014 का और 2019 का, 2014 में कुलदीप बिश्नोई दुष्यंत चौटाला जी के सामने हिसार लोकसभा का चुनाव हारे जी। उनकी मां जसमा देवी नलवा से विधानसभा का चुनाव हारी, और कुलदीप बिश्नोई लोकसभा का और उनकी मां विधानसभा का चुनाव हारी 2014 में। और 2019 में उनके बेटे भव्य बिश्नोई हिसार में लोकसभा का चुनाव हारे, और 2019 में ही चंद्रमोहन पंचकुला से चुनाव हारे। और इस दौरान इस परिवार ने 3 चुनाव जीते, 3 विधानसभा के चुनाव जीते और 4 हारे, जिनमें 2 लोकसभा 2 विधानसभा। तो कहीं ना कहीं पिछले 10-15 सालों में जो चौधरी भजनलाल जी की विरासत रही है उसको उतने अच्छे से तो कुलदीप बिश्नोई नहीं संभाल पाए। लेकिन बहुत सारे समर्थक हैं, हर नेता के पीछे समर्थक होते हैं, उनकी भी जनभावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, बहुत सारा त्याग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई अब किसी नई पार्टी में गए हैं तो वहां कम से कम उतनी ज़्यादा मेहनत से काम करें कि अपने समर्थकों के साथ कोई अच्छा न्याय कर पाएं, उनको आपने एक और बात अच्छी सुनी होगी पोजीशन में नीलकमल ले जी आएं। कि वो ये कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई को चाहते हैं आदमपुर के लोग कि आप हमें हमारा भव्य दे दो और आप केंद्र की राजनीति करो, यानी आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। अब हिसार से दुष्यंत चौटाला भी रह चुके हैं सांसद और आपका भी गढ़ है, माना जाता है, करीबी है हिसार से। और आने वाले वक्त में ये जो गठबंधन है प्यार वाला, इतना मजबूत गठबंधन, क्या इस सीट की वजह से मामला गड़बड़ हो सकता है? नहीं, देखिए आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो आदमपुर का उपचुनाव है और उपचुनाव में जिसको भी कोई चाहता है कि उसको टिकट दिलवाए, उसके बारे में कोई ऐसी बातें कही जाती हैं कि आदमपुर की जनता कहती है कि हमें भव्य दे दो, या उन लोगों की ये भावना है, कोई ना कोई तो बात उसके लिए बनानी पड़ती है। तो वैसी बात अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहती जनता, जनता नहीं कहती ऐसी बातें? मैंने नहीं कहा ऐसा। अच्छा, मैं क्यों कहूँगा ऐसा? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसी बात कही जाती है तो वो कोई बहुत जरूरी नहीं कि बहुत तथ्यों पर या तार्किक बात हो। ये भावनाओं के हिसाब से बात बनाने के लिए, बात जोड़ने के लिए, किसी बात में मजबूती लाने और इस चुनौती पर आप क्या कहेंगे? इस चुनौती पर आप क्या कहेंगे? ऐसी चुनौती मुझे जहां तक याद है दुष्यंत चौटाला के लिए भी सामने आई थी कि राजनीति छोड़ दूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे बेटे को हरा दें तो। हाँ, ये भी एक बहुत जुमला हो गया एक तरीके से, जो अति आत्मविश्वास में कुछ नेता कह देते हैं। और कुलदीप बिश्नोई की तो कितनी ही बातें ऐसी हैं जो वो खुद उनके लिए मलाल रही हैं जब जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अति आत्मविश्वास वाली स्थिति उनके पास होनी चाहिए कि वो इतने बड़े किसी राजनीतिक आज के ताकत या राजनीतिक लोगों की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हों कि कुछ भी बात कह दें। कुछ ऐसा असंभव नहीं है राजनीति में। मुझे लगता है कि व्यवहारिक होकर और प्रैक्टिकल होकर ही बात करनी चाहिए। रजत पंजेटा जी, एक और चुनाव आने वाले वक्त में, और इनेलो ये जो कहती है कि कांग्रेस से तो लोग दुखी थे, बीजेपी और जेजेपी से भी बहुत दुखी हैं, अब मैदान में जाने का फिर से शायद मौका मिलेगा, तो मैदान में उतरेंगे या किसी तरह से कुछ बात कहते हुए अलग हट जाएंगे मैदान से? और कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना हरियाणा की राजनीति के लिए और हिसार की राजनीति के लिए कैसा रहा? बड़ा अच्छा सवाल किया नासिर जी आपने। अगर किसान आंदोलन के में या किसानों के लिए इस्तीफा दिया होता तो हम पीछे हट जाते जी। लेकिन जब अपना स्वार्थ के लिए, जैसे रामविलास शर्मा जी ने भी कहा था, जो बीजेपी में आए उसके गंगा नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ये बयान हम सब जानते हैं, उन्होंने दिया था। तो अगर स्वार्थ की राजनीति करेंगे और ज़बरदस्ती इलेक्शन थोपेंगे और वहाँ जनता को जाके क्या कहेंगे कि मैं कांग्रेस बीजेपी खेल रहा था, कभी यहाँ चलाऊंगा। आप ये बताइए इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी जी? कोई अब 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले कुछ ना कुछ आप कर सकते थे। अपने फैमिली में किसी को आपने एडजस्ट करना है, आप करिए बीजेपी में। आपको इस्तीफा देके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है कि वो वजह है उसकी,
क्योंकि अब इलेक्शन जो होगा ये इतना आसान नहीं रहेगा, बड़ा दिलचस्प होगा। और हम तो, हमारा दावा आप देखना सबसे मजबूत रहेगा। और जहाँ तक संपत सिंह जी की बात रही है, आदमपुर का पहले भी 2008 में ये चुनाव लड़ चुके हैं और शायद तीसरे नंबर पे थे। चौधरी रंजीत सिंह जी ने भी इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, और वहाँ से कोई 20,000 कुछ मत इनको मिले थे संपत सिंह जी को। तो संपत सिंह जी की दावेदारी इतनी स्ट्रांग मैं नहीं मानता, और उनका तो मुझे लगता है जमानत जब्त हो जाएगी अगर वो चुनाव कांग्रेस के एक दो बातों का जिक्र हो रहा है रजत पंजेटा जी। एक बात तो ये हो रही है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की नीतियों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए वो बीजेपी में गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और बहुत से राजनीतिक बयानों में ये बात आ रही है कि ईडी के डर से गए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा संयोग ऐसा बैठ गया कि जो राज्यसभा के चुनाव थे, वहाँ चर्चा ये आ रही है पब्लिक डोमेन में कि राहुल गांधी जी ने कोई ना कोई आश्वासन दिया था उनको किसी पद का, या तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दिया गया था या प्रदेश अध्यक्ष का। उसमें से उदयभान जी का कद कहीं मैच नहीं करता, कुलदीप बिश्नोई जी का कद वहाँ मैच करता है। उनको कोई मुख्यमंत्री का ताज तो नहीं पहना दिया था, लेकिन हाँ किसी को आश्वासन दे के, टाइम दे के बुलाओ फिर मिलो ना, ये इनकी देखिए कांग्रेस की अंदरूनी वो है। जहाँ तक नीतियों की बात है, नीतियों का कुछ नहीं है। अगर वहाँ कोई पद मिल जाता। और दूसरा, भाजपा आने वाले राजस्थान के जो चुनाव होंगे उसमें बिश्नोई वोट को टारगेट कर रही है, और हिसार लोकसभा भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिसार लोकसभा का भी इसके अंदर रोल रहेगा। दिलचस्प, 10 सेकंड दिलचस्प यहाँ ये बात रहेगी कि जजपा यहाँ बीजेपी, भव्य बिश्नोई या कोई भी कैंडिडेट जो भाजपा उतारती है भजन लाल जी के परिवार से, क्या जजपा सपोर्ट करेगी या वोट मांगने जाएंगे जजपा के नेता? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सवाल पूछेंगे। अमित गर्ग साहब, आम आदमी पार्टी मुस्तैदी के साथ हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। एक चुनाव आ चुका है अपना दमखम दिखाने के लिए, इस चुनाव को किस तरह से लिया जाएगा और आप किस तरह से देखते हैं कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना? नासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई साहब का बीजेपी में जाने से ना तो कुलदीप बिश्नोई जी को कोई फायदा होगा और ना ही बीजेपी को। अच्छा। क्योंकि अब तक जितनी भी ये अटकलें थी कि आदमपुर की सीट या हरियाणा के अंदर कांग्रेस या बीजेपी को कभी कोई हरा नहीं सकता जी, ये सब बातें तब तक थी जब तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का आगमन नहीं हुआ था। पूरे देश की जनता, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि आने वाला समय उसी व्यक्ति का है जो जनता को एक स्वस्थ राजनीति देगा, एक बढ़िया व्यवस्था देगा। अब अगर आप ये देखिए कि आज हरियाणा के अंदर जनता पूरी तरह से यह मन बना चुकी है कि आने वाले चुनाव के अंदर हमने केजरीवाल साहब को लाना है। ये मतलब आप विधानसभा का जो चुनाव होगा उसकी बात कर रहे हैं 23 में? सर बिल्कुल, हम पूरी मुस्तैदी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले 2024 में भी अपनी सरकार बनाएंगे और 23 में जो चुनाव होगा उसके अंदर भी हम अपनी बहुत सारी सीटें लेंगे और आम आदमी पार्टी जी 24 में जो चुनाव होगा। जी जी सर। हाँ, अच्छा, लेकिन उपचुनाव में आप अपने आप को अभी इस इतना प्रभावशाली नहीं मानते कि आप इसमें उतरकर कुछ कर पाएं, आम आदमी पार्टी के नेता? नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा। ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ विपक्षी दलों की हैं। अच्छा। हमारा ग्राफ पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर आप कहीं पर भी देखें, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी हलके में जाएं, तो आप वहां देखेंगे कि आम आदमी पार्टी किस कदर आगे बढ़ती जा रही है और किस कदर कार्यकर्ता खुद ही हर रोज आम आदमी पार्टी को अपने मन से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के बहुत से नेता इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर गए और कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि कांग्रेस चापलूसी की पार्टी रह गई है, जितनी ज्यादा चापलूसी की जाएगी उतना ही नेता फायदे में रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और विपक्ष का यह कहना है, जो विरोधी दल हैं आपके खिलाफ, उनका कहना है कि कांग्रेस में घुटन है और मिलने का वक्त दे देते हैं, बड़े बड़े नेता मिलते नहीं है। इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है कि अपने कौन छोड़ के गए? जी, कौन छोड़ के गए? कौन छोड़कर गए? हाँ, रावण जी छोड़कर गए, चौधरी वीरेंद्र अरे सिंह वो तो छोड़कर 14 गए। की बात कर रहे हो आप, अब कौन छोड़ के गया? सिब्बल जी छोड़कर गए। अभी सिब्बल जी छोड़ एक सेकंड, नहीं हरियाणा की बात ठीक है, 2014 की बात कर रहे हो आप, आज 2022 में है हम।
2024 में चुनाव होगा। तो शुरू से जिसने भी अभी कांग्रेस को उदय छोड़ा भान- उसने यही कहा। सुनिए जिसने भी आप देखिए, कांग्रेस को मेरी छोड़ा बात उसने सुनिए। यही कहा। This is हेमंत hypothetical बिस्वा, बात, मेरी बात आसाम सुनिए। के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा, उन्होंने एक कहा कि सेकंड में मिलते बताता नहीं हूं है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी गए थे अरे वो आपके कब गए, वो भी पुरानी अशोक बात हो तंवर रही गए। है। वो एक सेकंड ऐसे है, मेरी बात सुनिए, 2019 से पहले चले गए। मैं आपको ये बताता हूं, सुनिए। अभी तो उदय भान जी जिस दिन प्रेसिडेंट बने 6 एमएलए ज्वाइन किए और एक्स एमएलए ज्वाइन किए और एक्स एमपी भी ज्वाइन किए। अब कुलदीप बिश्नोई ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 7 एमएलए, एक्स एमएलए, एक एमएलए तो उनके साथ आज ही जुड़ गई कांग्रेस की। अरे सुरजेवाला जी चले गए ना, सुरजेवाला हरियाणा छोड़ के राजस्थान चले गए। चलो देखिए, रजत पंजेटा जी से पूछ लीजिए कांग्रेस में कौन गया या कौन नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी जो उदय भान जी जिस दिन प्रेसिडेंट बने, राजकुमार वाल्मीकि जी आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए। इसी तरह से 6 आदमी ज्वाइन किए उसी दिन जिस दिन उदय भान जी प्रेसिडेंट बने। और आपको एक और चीज बताता हूं, ये कुलदीप बिश्नोई जी ने तो महीने में 4 पार्टियां बदलने वालों के नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूं 10 पार्टियों के बदलने आए। एक मिनट, 10 पार्टियां बदलने वाले आम आदमी में बढ़ चले गए, आम आदमी से आप में चले बिश्नोई जी है। एक मिनट सुन लीजिए ना, कुलदीप बिश्नोई जी जो हैं, पहले तो उन्होंने हजगा बनाई थी, फिर वो बीजेपी के साथ अलाइन कर गए, फिर हजगा से बाहर निकले, फिर उन्होंने वहां पे अपनी पीठ पे खंजर खा लिया, फिर उसके बाद वो कांग्रेस के अंदर अपनी हजगा ज्वाइन कर गए, फिर उसके बाद उनको यहां पे घुटन होनी शुरू हो गई, फिर उनकी जो CWC मेंबर बनाया था वहां पे भी घुटन हो रही थी उनको, और उसके बाद उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग गई। अब वो आदमपुर की जनता की आवाज सुन नहीं रहे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। मैं सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है ना, कहना बहुत अच्छा होता है लेकिन समझना बहुत दूर तक होता है। जो आदमी CWC मेंबर बनकर भी अगर उसको घुटन महसूस हो रही थी, तो वो उस समय अंतरात्मा की आवाज जो लोगों की वोट लेकर, उन्होंने कांग्रेस को वोट दी आदमपुर के लोगों ने, और इनको वहां पसंद नहीं आई। अब फिर वही चुनाव में जाएंगे। अब वहां पे कौन से ये जो आप मिसाल दे रहे हो, ऐसे तो हजका के जो विधायक थे, हजका के विधायकों के साथ, हजका के विधायकों के साथ आपने सरकार बनाई, तो वोट तो लोगों ने हजका के विधायकों को दिया था उस टाइम पर। देखिए, हजका के लोग हमारे पास आ गए तो हम लेंगे ना उनको। 5-6 जीते थे, 5 हमारे पास बीजेपी में चले गए तो बीजेपी लेगी उनको, इसमें क्या बात है फिर? तो आज जेजेपी ने क्या किया? तो उन्होंने जेजेपी ने क्या किया? जेजेपी ने कहा यमुना पार पहुंचा देंगे, और किया क्या बता दो? हजका वाले तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा गालियां देते थे। यमुना पार पहुंचा दिया ना इन्होंने, ये पीठ पे बैठ गए तो बाद बीजेपी में के। उनको भी ले लिया, कुलदीप बिश्नोई को भी ले लिया बाद में। यहाँ जो राजनीति है ना, एक उंगली करेंगे तो 4 अपने पे आएंगी। सुनिए, जेजेपी ने क्या किया वो सबके सामने है। सुनिए, मैं तभी कह रहा हूं, आपसे जो सवाल पूछ रहे वो तो बताओ ना, आपने हजका को क्यों लिया था साथ में? हजका को क्यों लिया था साथ में? जरा सुनिए, मैं ढेंगरा जी जेजेपी के बारे में पूछा नहीं है आपसे, कांग्रेस के बारे में पूछा है। दिख जाएगा। ढेंगरा जी कांग्रेस के बारे में बताइए, हरियाणा के अंदर हुए कांग्रेस के बारे में बताइएगा। की सीट आई, एक मिनट सुन लीजिए, जेजेपी का जिक्र मत कीजिएगा, कांग्रेस के बारे में 2 बताइएगा। आपसे चुनाव जो हुए पूछा। बीजेपी के राज में। अभी एक उपचुनाव पे कांग्रेस आई, एक पे INLD आई। INLD ने खुद सीट छोड़ी थी, खुद ही दोबारा जीत गए, लेकिन बीजेपी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। अभी सुन लीजिए, पूरी बात बताया करो ना, अभी कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपनी रिजाइन किया, कांग्रेस की सीट दोबारा आएगी, हमारे फिर 31 MLA होंगे। ये भव्य बिश्नोई की बात कर रहे थे। भव्य बिश्नोई को परिवारवाद वाली पार्टी अपने परिवारवाद को टिकट नहीं देती बीजेपी, तो वो परिवारवाद को अब अपनाएगी क्या भव्य बिश्नोई को टिकट देने के लिए? मैं इस पर सवाल करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, फिर उसके बाद मजबूरन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। उसके बाद जल्दी से ही आकर 1-2 मिनट के अंदर हम डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान हैं, बहस चल रही थी, चर्चा हो रही थी, गंभीरता के साथ भी और तर्कों के साथ भी। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अब ये एक सवाल उठ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई पहले से ये कह रहे हैं कि मुझसे तो मेरी तो कोशिश ये है कि भव्य बिश्नोई लड़ें चुनाव आदमपुर से, मैं करूंगा देश की राजनीति। उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल हो गई है, तो उनको भी टिकट की चाहत होगी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में। तो ये सवाल आपने सुना कि एक तरफ बीजेपी कहती है परिवारवाद, दूसरी तरफ एक परिवार के कई लोगों को साथ में लेकर उनकी राजनीति के लिए राहें आसान की जा रही हैं। देखिए, ये तो भविष्य की कर्म में है, और दूसरी बात, आप परिवारवाद क्या है उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर अभी तक, वैसे जी ये मेरी आवाज डबलिंग हो रही है? नहीं, आपकी टीवी पर सही आ रही है सर, आप बोलते रहिए जी।
जी, तो कुलदीप बिश्नोई जी हम अब से पहले न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न किसी पद पर थे, जी न ही उनकी पत्नी कभी हमारे साथ रही, न उनका बेटा हमारे साथ रहा। अब राजनीति जो शुरू हुई है वहां से चलेगी अनवर बात जी की सीट खाली कि करवाने की किसको बात कर रहे राजनीति हो। में रहना है, किसको नहीं रहना, कौन संगठन का काम करेगा, कौन सामाजिक काम करेगा। भारतीय बीजेपी जनता प्रेसिडेंट पार्टी सीट चाहिए जी। केवल एक मिनट केवल ढींगरा जी बात पूरी करने बीजेपी दीजिए। राजनीति नहीं करती। ठीक है सुनिए यार, सुनिए, अरे सुन जाए, आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। और वो मेरे प्रधान बारे में, बनना चाह रहे हैं पार्टी ना, के उस बारे पे में, बताइए ना आप, या भव्य बिश्नोई अरे को आप सुनिए, परिवारवाद आप में टिकट सुनिए। देंगे कि नहीं? अरे अरे तो यार रुक तो जाओ, आप धैर्य रखे, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ना मिले तो बात करना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, यहाँ संगठनात्मक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले लोग बहुत रहते हैं। और इतना बड़ा जो सेटअप है और इतना बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसके पास सब काम के लिए आदमियों के पास काम और काम के लिए व्यक्ति चाहिए, और इसी सिद्धांत को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है। अच्छा, और एक जो सवाल और है भारतीय मेरा जनता आपसे, पार्टी को झुकता है, सत्यव्रत शास्त्री सुनिए, जी। इसका उत्तर सुन लिया, जी जी इसका उत्तर सुन लो, फिर आगे जल्दी भी से, हाँ देंगे। जी तो पहली बात ये सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने वाला व्यक्ति पहले ये सोच लेता है कि पार्टी की नीति, नेता और नीयत कैसी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के पहले से भी आए हुए बहुत नेता है, और वो देर से सवेर से कैसे भी समझ रहे हैं और समझने का प्रयास उनका चल रहा है। हम भी उनको प्रयास अच्छा, में दो लेकर बातें आ हैं रहे हैं। सर कि राजनीति में कुछ बयानों जी। के मायने होते नहीं होते, या नेता ऐसी कह देते हैं। जो बात आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई के साथ जब गठबंधन टूटा बीजेपी का, तो धोखाधड़ी का, पीठ में छुरा घोंपने का, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही कि बीजेपी पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आज बीजेपी को वो अच्छे लग रहे हैं और उनको बीजेपी अच्छी लग रही है। इसके साथ ही उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, कल का ही ट्वीट है कि मुसाफिर था, मुसाफिर हूं। ऐसा लग रहा है कि यह भी उनको अपनी मंजिल नहीं लग रही, बीजेपी भी अभी। देखिए कुरैशी जी, मंजिल किसकी कहां तय है, हाँ ये सब कुछ यदि व्यक्ति के हाथ में हो जी, तो हम और आप यहां नहीं बैठे होते, हमारी और आपकी जो मंजिल, जो सोच रखा, कहीं और हो जाते। अच्छा, भव्य बिश्नोई जी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, परिवारवाद में देंगे कि नहीं? अरे सुन जाए, इतनी टिकट मिलेगी नहीं यस मिलेगी, नो अभी करो ना, आप प्रवक्ता कह रहे हो आप थे। पार्टी एक मिनट, के। अभी आप केवल बात ढींगरा कर जी, रहे थे। कुलदीप बिश्नोई तो ये दावा एक ढींगरा जी तरीके से के कर रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को इनके टिकट पेट दी का जा दर्द रही ठीक है। कर देता हूं। भव्य बिश्नोई को सुनिए, टिकट मिली, धनखड़ आदम साहब की अभी- सीट चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं, तो ढींगरा जी के पेट के दर्द का इलाज बता रहा हूं। नहीं, केवल मैं ढींगरा इस जी, बात को, एक मिनट, मैं वो चौधरी बयान भजन सुनाता लाल हूं जी, कुलदीप बिश्नोई का कि उन्होंने किस अंदाज में दावा किया कि भव्य बिश्नोई को हराकर दिखा दें। वो बयान खबर अभी तक से खास बातचीत में कुलदीप बिश्नोई का, वो एक बार सुनाते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई को लेकर कहा कि मेरे बेटे को हराकर दिखा दें कि मुझे इस्तीफा देना है, तो आगे क्या करें। तो एक मत हो के सबने कहा भाई बाई इलेक्शन आप तो करो, केंद्र की राजनीति, हमें तो हमारा भव्य दे दो। तो आदमपुर हल्के की लोगों की इच्छा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, और मैं अपनी इच्छा लोगों की बता चुका हूँ आला कमान को, लेकिन अब जो वो फैसला करेंगे उसका मैं सम्मान करूँगा। ये इसी बयान में उनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे बेटे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हराकर दिखा दें। तो इससे ऐसा लग रहा है कि बात तय हो चुकी है, भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं आदमपुर से। सत्यव्रत शास्त्री जी, और आपको इतने समझ नहीं आई कि आखिरी में क्या कहा उन्होंने। हाँ ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कि निर्णय केंद्र का है, वो क्या तय करेंगे उसको मैं समझ। मैंने आपसे एक बात और कही कि इस बयान में आगे और एक और बयान था कि हुड्डा को चुनौती, मैं सुनाता हूँ। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो चुनौती वाला बयान था, वो वाला बयान सुनाइए। एक मिनट सर, एक मिनट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो चुनौती वाला बयान था, वो वाला बयान सुनाइए। अंदर जो आ गया कि नहीं, आप सुनिए, आप ठीक से सुनिए। कारण मेरा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं जरूर प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, भाई कुलदीप डरता है, रिजाइन करके दिखाए। तो मैंने उनका चैलेंज जीत के दिखाया, मैं रिजाइन भी किया कल, और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं। वो कहते हैं मैंने हरियाणा में अपने 10 साल में विकास किया था, तो अगर दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर वो हार गए तो वो जरूर हरियाणा का पेंडा छोड़ दें। हमको जो
शास्त्री जी। जी बीजेपी के नहीं देगी। बीजेपी का परिवारवाद है या नहीं है, क्लियर करो एक हमें। मिनट सर, दीप कमल सारंग जी। हाँ देखिए नासिर, बाकी बातें तो बहुत सारी हैं। देखिए एक तो बात ये कि आप जैसे हमसे जानना चाहते हैं कि टिकट भव्य बिश्नोई की होगी या कुलदीप बिश्नोई की होगी या कांग्रेस से कौन होगा। अब एक पिता अगर अपने बेटे के लिए इच्छा जाहिर कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? राजनीति में हम सब सुनना चाहते हैं। टिकट देगी या नहीं देगी ये पूछ रहा हूं मैं। ढींगरा जी थोड़ा सा चुप, किसको क्या थोड़ा कह सा रहे हैं वो चुप होना तो पूछ सीखिए। नहीं रहे। ढींगरा जी थोड़ा सा चुप होना सीखिए। आप इसको बोल ना करो। एक मिनट। ये बीजेपी से प्रश्न है, आपसे नहीं। नासिर बीजेपी ढींगरा जी सुन लीजिए उनकी बना रहे हैं ना, बात। जलेबी मत बनाइए। दीप कमल जी, ये बीजेपी मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है ये टिकट देगी या कि मेरा नहीं ये देगी कहना है भव्य कि ऐसा बिश्नोई को? लगता है कि ये पूछना तय चाह हो चुका है कि भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नासिर, एक तो ढींगरा जी हर डिबेट को खराब करते हैं, उनकी आवाज में आपका अरे ना भाई, सवाल मैं तो सुनाई आपसे देता ना किसी ढींगरा जी और में बात पूरी करने दीजिए उनको। ये ढींगरा केवल जी बात पूरी करने दीजिए उनको। ये इतने छटपटाए हुए कांग्रेसी प्रवक्ता हैं जो हर डिबेट को खराब करने आते हैं, सिर्फ किसी की बात पूरी नहीं होने देते। इतना गंदा प्रवक्ता मैंने देखा नहीं आज तक कांग्रेस ढींगरा जी, पार्टी में। आपको जिम्मेदारी तो से थोड़ा कह सा आज मायूस शर्म आनी होना चाहिए चाहिए ढींगरा कि जी आपके आपको। आप साथी इतने चले गए सीनियर छोड़कर होके चुनाव। अपनी पार्टी के मीडिया प्रभारी होके जवाब कितनी बार में नहीं दिया एक मिनट सर, एक मिनट, क्यों जवाब ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं। नासिर जी के सवाल का जवाब आप देंगे सुन हम। लीजिए, आप सुन लीजिए ढींगरा जी, बोलिए आप। पार्टी के प्रभारी होकर आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो, यहां पर हर डिबेट में करते हो आप। मैं आपसे दो बातें रखना चाहता हूं कि एक पिता अपने बेटे के लिए कोई भी बात कहता है और हम सब जानना चाहते हैं, पत्रकार जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहते हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई पार्टी बदल रहे तो आज उनके मन में क्या है। उन्होंने बात कही तो हम इस पर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये क्या बड़ी बात है इसके अंदर? क्या अलग बात है? दूसरी बात, एक मिनट ढींगरा जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट भी नहीं करी। नासिर इनको रोकिए। ढींगरा जी सुन लीजिए, ढींगरा जी सुन लीजिए। थोड़ा सा और ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में आगे बढ़े। मैं दो बातें चाहते हैं। अजय चौटाला भी चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला राजनीति में दो बातें कह रहा हूं। वो लाए उनको। बीजेपी से पूछ रहा परिवारवाद में टिकट देगी या नहीं देगी ये पूछ रहा हूं। तो उन्होंने बताया ना सत्यव्रत शास्त्री ने। एक मिनट आपका सवाल पहले दीप कमल जी को बोलने दीजिए, आप पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। हाँ, दो बातें, क्योंकि इनका सवाल तो बिल्कुल बेतुका है। अब कुलदीप बिश्नोई विधायक नहीं है, उनके बेटे को कहीं टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद होगा कि एक परिवार के कई लोग। एक मिनट, आपसे नहीं, एक मिनट। जो आज के दिन विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उनके बेटे को टिकट देना कौन सा परिवारवाद हुआ? कैसी राजनीति कर रहे हो आप? क्या पता है आपको? कमाल कर रहे हो। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद होता है। अगर सत्यव्रत जी यहाँ नहीं है, सामने नहीं बैठे हैं आपके, उनकी आवाज नहीं आ रही है तो आप ढींगरा जी अभी तो एक बेसलेस बिल्कुल। आप बोलिए, आप बोलिए। दिमाग से खाली हो क्या ढींगरा जी आप? एक मिनट। जब उनके पिता विधायक नहीं है, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे, कौन सा परिवारवाद हुआ इसके अंदर? सुनिए, थोड़ी तो अकल दिखाइए ना, थोड़ी तो। ऐसा नहीं है, हम प्रेसिडेंट की मांग कर रहे हैं। ढींगरा जी मांग, उन्होंने इस्तीफा दिया है, मांग करना अलग चीज है। नासिर, मैं आपको दो बातें, एक मिनट, उसके बाद सारी डिबेट आपकी है। ढींगरा जी सारी डिबेट आपकी, मैं सिर्फ दो बातें, सिर्फ दो बातें, एक मिनट, सिर्फ दो बातें। नहीं, पहली बात, सत्यव्रत जी एक मिनट, सत्यव्रत जी एक सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। सत्यव्रत जी एक मिनट बस। एक बात तो जो कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ा दें। जिंदगी में कभी भी हुड्डा परिवार अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर चुनाव नहीं लड़ सकता। 10 नवंबर 2013 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना की जनता से कहा था कि मैं गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये हिम्मत तक नहीं कर पाए कि गढ़ी सांपला किलोई के साथ लगते हुए गोहाना से चुनाव लड़ ले। एक बार निकल कर आए थे सोनीपत, उसी लोकसभा चुनाव में हार गए। दीपेंद्र हुड्डा, अरे अपने रोहतक से बाहर झांक कर तो देख लें, कहीं पे हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो हमने शुरुआत में जिक्र किया कि संपत सिंह आज केसी वेणुगोपाल से मिले हैं और कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले। उन्होंने छोड़ी क्यों थी कांग्रेस पार्टी 2019 में? क्यों छोड़ी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे कांग्रेस में गए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट नहीं दी। नलवा से रणधीर परिहार को टिकट दी। संपत सिंह जैसे बड़े कद के नेता को नलवा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट नहीं लेने दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चरित्र है, वो अपने भरोसे आए लोगों को बिश्नोई के कहने पे टिकट दी गई और सारों को हराने का काम किया इन्होंने। रुक जाइए ना, इन्होंने पीठ में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से नेता हुए फिर? उनके भरोसे भाई कांग्रेस पार्टी का मसला है, वो उनके भरोसे संपत सिंह में गए थे। आपका तो नहीं है, कांग्रेस में गए थे। जेजेपी का तो मसला नहीं है। क्यों छोड़ी थी उन्होंने कांग्रेस? उनको जिनको घुटन महसूस हो रही थी, क्यों नहीं दिया था टिकट?
संपत सिंह का जिनको अपमान किया आपकी घुटन पार्टी महसूस हो ने, रही थी, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। घुटन से बाहर निकलने के लिए आज- उनको आज- 5 टिकट दी। आज लेकिन भूपेंद्र उन्होंने सिंह क्या हुड्डा- किया पार्टी के साथ? भूपेंद्र सिंह सुना हुड्डा घोपा। किस मुंह से उनको कांग्रेस एक- पार्टी एक में ज्वाइन बीजेपी को करवाएंगे? सुना घोपेंगे। एक और उनको बात, टिकट नहीं दबा पाया। अब इस हम लोगों ने तो उनकी मदद करी। अब कुछ और उन्होंने सवाल क्या है, किया? अपने देख कुछ लो और अपने सवाल है। सामने। एक मिनट सर, एक अब ये है मिनट, इस बीच कैंडिडेट। एक और बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता का बयान, बीजेपी बहती गंगा है, अशुद्ध भी हो जाते हैं शुद्ध। उनका यह बयान आया, वो बयान सुना दीजिए, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता का बयान। हम स्वागत करते हैं। हमारी तो गंगा बहती है भारतीय जनता पार्टी में। जो अशुद्ध होता है वो गंगा में आकर शुद्ध हो जाता है, और किसी का भाग्य खराब हो तो कोई छोड़ के चला जाता है। गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम स्वागत करते हैं कुलदीप जी का। कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी का दामन थामेगा, सबका अधिकार है। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि बहती गंगा है। अब मुझे नहीं मालूम वो किसके लिए कह रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने कह दिया, लेकिन कोई अशुद्ध हो तो हमारे यहाँ आकर शुद्ध हो जाता है। देखिए कुरैशी जी, पहली बात तो आज सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए था जी, और इस सारे डिस्टर्ब में अब तक जो डिबेट हुई, इसमें यदि सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस किया और जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं, मैं आज ये तय करूंगा आज की डिबेट के बाद कि केवल धिंगड़ा जी जहां हो वह मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहे, और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता तय करेंगे। आपके चैनल पर आप विचार कर लीजिए। ठीक है। अब मैं अपनी बात को रख रहा हूं जी। देखिए, पहले से बातचीत आई कि कुलदीप बिश्नोई क्या है, और कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ क्या किया, भाजपा के साथ क्या किया। भाजपा के साथ उनका समझौता था, न चुनाव हुआ, और चुनाव से पहले क्या वो सब पूरा हो गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को का संबंध छोड़कर कांग्रेस के लिए उनकी तैयारी थी, तो इनको याद रखना चाहिए उसके पास 2 विधायक थे। 2 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो वो 1 विधायक थे। ये याद रखना चाहिए कांग्रेस की स्थिति। ये कांग्रेस के कारण से उनकी स्थिति बिगड़ी या उनके कारण से उनकी बिगड़ी, एक बात। और जो बात अभी रंजीत पंजेता जी कह रहे थे कि जेजेपी मांगेगी कि नहीं मांगेगी, भैया अब रंजीत पंजेता जी, जब हमारा इलाहाबाद का चुनाव था तो हमारी गठबंधन के तमाम नेताओं ने वहां वोट मांगा था, और आप नजदीक रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो इसलिए गठबंधन धर्म के ऊपर आप किसी प्रकार का परिवार के लिए, जाति के लिए कोई उकसाने की चीज होगी तो ये बहुत परिपक्व गठबंधन है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को एक्सपोज करने वाले लोग नहीं है। ठीक है। अब तीसरी बात के ऊपर मैं आता हूं कि कमल गुप्ता जी ने क्या कहा, और भव्य के बारे में जो विषय आपने अभी, केवल धिंगड़ा जी जो बहुत देर से परेशान हो रहे हैं कि वो टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहली बात तो मैं ये बताता हूं, और अनेक बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के जितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आए, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि वो ईडी के डर से आ रहे हैं। ईडी का डर कांग्रेस के उन लोगों को ही क्यों लगता है, बाकी को क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के एक परिवार के संरक्षण के लिए यदि कहीं पाप के भागी बने तो इसलिए पापी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व इस पाप का भागी न बनाएगा। ठीक है सर सत्यव्रत जी, और ये आने के बाद पूरा ठीक होता है। बेहतर रहा कि अब कोई बीच में नहीं बोला, और अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, मुझे सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देना है सर। सुनिए, देखिए आपके बहुत संक्षेप प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं जी, कि जो भव्य के बारे में कहा कि उनको टिकट मिलेगा तो परिवारवाद होगा कि नहीं होगा। आज तक कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न विधायक बना, न सांसद बना, न कोई पदाधिकारी बना। ठीक है। अब ज्वाइन किया है, अब विचार करेंगे कि किसके साथ रजत पंजेता जी, कमल गुप्ता का जो बयान है, इस बयान को राजनीति में कैसा माना जाए? देखिए, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई जी कौन है, तो मैं बता दूं कुलदीप बिश्नोई जी एक बिजनेसमैन है, एक राजनेता नहीं है। विदेशों तक में उनका कारोबार फैला हुआ है। गुड़गांव में एक ब्रिस्टल होटल है, घर पे भी इनके छापा पड़ चुका है। ईडी की कार्रवाई इनके ऊपर जो है वो चल रही है। तो अगर ये कहें कि जो कमल गुप्ता जी ने बयान दिया, ऐसा सेम बयान रामविलास शर्मा जी ने भी दिया था कि ये ऐसी गंगा है कि जो इसमें नाले उसमें सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये सिर्फ कमल गुप्ता जी ने उनका बयान दोहराने का काम किया है।
दूसरा, अगर आज हमने काफ़ी समय इसमें ख़राब किया कि उनका बेटा, परिवार तो भजन लाल जी का ही परिवार है, परिवारवाद भी है उसमें, तो फतेहाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं, इनके साले भी हैं, तो इनका आपस में परिवार, रेणुका जी भी रही हैं विधानसभा में एमएलए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक अगर बिश्नोई जी को हुड्डा साहब की चाल में फंस गए, बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है हुड्डा साहब, तारीफ भी करना चाहूँगा मैं इनकी, वो किस तरह फंसाया उन्होंने यहाँ बिश्नोई जी को, वो चैलेंज कभी नहीं लड़ेंगे। यहाँ बड़े भाई दीप कमल सारन जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही, और आज की डेट में अगर कोई बाई इलेक्शन रोहतक में भी हो जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तब भी सीट सुरक्षित नहीं है खुद हुड्डा साहब की। गोहाना का एग्जांपल इन्होंने दे दिया। और जहां तक भव्य बिश्नोई की बात आती है, अगर बिश्नोई जी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने कोई बात मीडिया में कही है कि मेरे बेटे के सामने लड़के दिखाएं, मैं सेंटर में जा रहा हूं, तो ये संकेत बिल्कुल साफ है, वो भव्य बिश्नोई, ये सारी बातें ड्राइंग रूम में हो चुकी होती है। हम यहाँ पागलों की तरह डिबेट करते रहते हैं इनके पीछे, ये बातें हो चुकी होती है। मैंने टॉपिक कोई, हमें जो है टॉपिक पे बात करके किसी पे उसको एड्रेस करना चाहिए। अमित गर्ग जी, बीजेपी में जो भी जाता है वो शुद्ध हो जाता है, आम आदमी पार्टी भी ऐसी है क्या? सर, आम आदमी पार्टी के लिए तो एक आम आदमी बता सकता है कि आम आदमी पार्टी कैसी है। ये जो विपक्षी दल है, ये तो आम आदमी पार्टी से आज के दौर में इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि इनको पता है कि आज मार्केट में, आज इस देश के अंदर एक नया विकल्प आ चुका है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि कांग्रेस ने अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ बनाया, और बीजेपी पढ़े लिखे लोगों का डिजिटलाइजेशन युग के अंदर बेवकूफ बना रही है। आज बीजेपी के आम कार्यकर्ता या किसी भी स्तर के नेता की तो बात छोड़ो, इनके शीर्ष स्तर के नेताओं की बात देख लो। आज 2013-14 की कितनी क्लिप्स उठा के देख लें आप कि इनके शीर्ष नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा था, किस बात पे वो खरे उतरे। और अगर मैं इस बात को आज कुलदीप बिश्नोई जी से जोड़ दूं, तो आप एक बात बड़ी गौर से देखिए कि अगर वो ईडी के डर से बीजेपी में गए, तो जो आदमी खुद ही डर गया, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा? ठीक है सर। दीप कमल सारन जी, अब आखिरी सवाल, सबसे एक ही सवाल, क्या कमल खिलाने में मदद करेंगे जेजेपी के नेता आदमपुर में? देखिए, ना सिर्फ आदमपुर में 2014 में जब पार्टी इकट्ठी थी इंडियन नेशनल लोकदल, तब 40,000 वोट आए थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार के 15,500 वोट थे, इनेलो के उम्मीदवार के 2,000 भी नहीं थे, 2,000 से भी नीचे थे। तो 15,500 वोट अगर हमारी पार्टी के वहाँ थे, तो निश्चित तौर पर जो भी परिस्थितियाँ बनेगी आदमपुर उपचुनाव की, गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से निभाया जाएगा, जैसे पिछले 2 उपचुनाव में निभाया गया है, या जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कोई कसर किसी लिहाज से नहीं रखी जाएगी। सरकार है, उसको मजबूती के साथ 5 साल के लिए हमने जब एक कमिटमेंट किया है, चलाना है, लोगों के इस काम को तेज़ी से करना है, तो उसी का एक हिस्सा है कि जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ें और जीत कराएं। केवल ढींगरा जी, क्या कमल खिलने से रोक पाएंगे आदमपुर में आप? कमल तो मुरझा जाएगा, आपको बता रहा हूं, कमल है ही नहीं, वो कीचड़ में गया। मैं बता रहा हूं आपको, कमल कीचड़ में ही खिलता है सर, खिलेगा नहीं ना, कीचड़ में डूब गया। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कैसे, क्योंकि वहां कांग्रेस की सीट थी और दोबारा कांग्रेस की सीट रिवाइव करेगी। 2 बार उपचुनाव हुए, दोनों बार जो है कमल खिला ही नहीं, और तीसरी बार फिर नहीं खिलेगा। क्या चुनौती स्वीकार है? क्या चुनौती स्वीकार है? एक बात बताता हूं, जो जेजेपी है ना, वो कह तो रही है बीजेपी की मदद करेगी, लेकिन करेगी नहीं। और दूसरी बात, 10 सेकंड मैं भी लूंगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जेजेपी का कैंडिडेट 100% खड़ा होगा, अगर सिंबल पे नहीं खड़ा हुआ तो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात एक और कहता हूं, अंदर से रजत पंजेटा जी की बात को मैं डबल करता हूं, और एक बात और कहता हूं। आप ये देखिए, क्योंकि यहां स्थितियां दूसरी हैं, यहां स्थितियां ये हैं कि जो आदमी जिस तरह से ठीक है पार्टी में से तोड़ फोड़ करता है ना, उस आदमी का कहीं कुछ नहीं। उसने आदमपुर की जनता उसको कोई बख्शेगा नहीं। क्या जेजेपी पर पूरा भरोसा है कि गठबंधन धर्म निभाया जाएगा? जो आरोप लगा रहे रजत पंजेटा जी, वो हिसार में अपना कॉम्पिटिटर क्यों आने देंगे? ठीक है, ये इनकी चीख है। देखिए रजत पंजेटा जी और कांग्रेस प्रवक्ताओं की चीख है, क्योंकि एक नया समीकरण बना है, तो वो एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि जब इलाहाबाद के चुनाव में चुनाव लड़ते समय पूरी मानसिकता, पूरी इज्जत और पूरी शिद्दत के साथ
जब बीजेपी के सत्यव्रत साथ शास्त्री जी, थी, ऐलनाबाद का तो समीकरण आप क्या अलग था दिक्कत है? और हिसार का अलग है, थोड़ा सा इसका भी फर्क है। आप तो बहुत बड़े राजनेता हैं, जानते हैं। देखिए किसी प्रकार नहीं, भारतीय जनता ऐलनाबाद में तो एकमात्र अभय देश चौटाला जी को, एक- उनको भी हराना था जेजेपी को, इसलिए भी बड़ी शिद्दत के साथ वो लगे रहे। बहुत पैसा खर्च किया जी, एफिडेविट है हमारे पास, ये 100 करोड़ से ऊपर खर्च भारतीय किया। जनता पार्टी सुनने का गलियारों में भारतीय सियासत जनता पार्टी गलियारों का में। सुनहरा अवसर आ रहा है, जहां आज तक कमल ने खिला था वो जी, अब खिलने की ठीक है। तैयारियां हो रही है। आखिरी और ये प्रतिक्रिया, तो फंस गए इलेक्शन ये। जानते नासिर, हैं ये कि फंस गए। सोनी नासिर सिंह भाई, तो इलेक्शन तो फंस गया है। अमित गर्ग जी, आपका इस पर क्या करना है? कितना आप देखते हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास उनकी एक प्रतिक्रिया लेके। अमित गर्ग जी, हाँ। सर एक बार सवाल दोबारा से। कमल खिलने जा रहा है जहां पर कभी नहीं खिला आदमपुर में। सर ये बिल्कुल बेहुदा बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये देखिए, बेहुदा किसको कहते हैं? आज अगर बेहुदा किसको कहते हैं अमित जी? अगर आज अमित जी, बेहुदा किसको कहते हैं? मैं अपनी बात पूरी कर देता अरे हूं। बेहुदा किसको कहते मैं अपनी हैं? बात पूरी कर अपने देता हूं। शब्दों पर नियंत्रण रखो, कबूल करो आपको। मैं अपनी ये बात तो अभी सब नई अपने नई दावा राजनीति करते हैं अमित जी, सीखो। दावा तो सभी अभी करते नई नई हैं। राजनीति सीखो, सर, सबका मैं दावा है। शब्दों की वापस लो। इंटरप्रिटेशन कर देता हूं। शब्द आप वापस आप लो। करेक्शन कर लीजिए, देखिए, करेक्शन नासिर, कर लीजिए। नासिर, फिर- हाँ, नासिर देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों में क्या क्या कमी है, और खुद का इनका शब्दावली आप चलिए, देखिए। इनकी पार्टी से तो इनके ठीक संस्थापक है। छोड़कर जा मैं चुके अपनी- हैं। अच्छा, मैं एक बात मैं अपनी बहुत बात मेरे पास पूरी- वक्त नहीं है अगर- सर, मेरे पास अगर- मैं नासिर जी, टाइम आपने से मुझसे ऊपर हो बात चुके हैं। पूछी थी, जी, मैं अपनी जल्दी बात से। पूरी कर देता हूं। जल्दी से। एक बार अपनी बात पूरी कर देता इनको हूं। करने मैं दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं कि आज इनका कोई स्थान नहीं है या कुछ नहीं बता, तो आम आदमी पार्टी का डर ही तो है कि कुलदीप बिश्नोई जी को बीजेपी ने अपने आप ठीक है सर, वरना तो क्या जरूरत थी? जी बोलिए, क्या जरूरत कमल जी, थी? हाँ। नासिर देखिए, एक मैं इसलिए प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। दीप कमल जी, हाँ। करने वाले इस एक मिनट सर, वक्त नहीं है। पश्चाताप हाँ। करना पड़ेगा। मैं इसलिए प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि इनेलो और कांग्रेस के दिमाग पर आज भी जेजेपी है, चाहे नॉर्मल चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। राज्यसभा के चुनाव के 2020 में 22 में हम बहुत गठबंधन के शुक्रिया साथ आप सभी थे, मेहमानों के का, साथ रहेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, दीप कमल जी, केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी, अमित गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कमल खिलेगा या कमल को खिलने से रोका जाएगा आदमपुर में? कौन किसका साथ निभाएगा? मोहब्बत और जो दोस्ती है बरकरार रहेगी? गठबंधन मजबूती से काम करे? बहुत सारे सवाल हैं, ये अंदर खाते कुछ हो जाएगा, देखना होगा भविष्य में। लेकिन आदमपुर में अब जंग का ऐलान हो चुका है, आने वाले कुछ दिन के बाद उपचुनाव देखा जाएगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या कुलदीप बिश्नोई जो चुनौती दे रहे हैं उस चुनौती के मुताबिक वो सब कुछ कर पाएंगे? वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहे खबर अभी तक।